झारखंड की माटी आबो हवा को लेकर के चलता हुआ दिल्ली तक आया। दिल्ली महानगर में रहा, दिल्ली महानगर को जिया और गांव और दिल्ली जैसे महानगर के बीच में वो सेतु के तौर पर आज की तारीख में बना हुआ है। दिल्ली में वैसे जैसे उत्तर भारत के तमाम नौजवान आते हैं कलेक्टर बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, उस नौजवान ने उस भीड़ में अपने लिए उसी तरह की कोई जगह ढूंढनी चाहिए, लेकिन वो नाकामी मिली तो साथ साथ एक कामयाबी आई और वो किताब के तौर पर आई। और उस किताब ने हिंदी साहित्य में अपनी एक जगह बना के रखी। एक नॉवेल, दूसरा नॉवेल, तीसरा नॉवेल, तो जो पहली किताब जिसका जिक्र मैंने किया, डाक हाउस, औघड़, यार जादूगर, और आज चौथा उपन्यास है विश्वगुरु। कम समय में सार्थक, मैं फिर से कहता हूँ, सार्थक साहित्य सृजन बहुत कम लोग कर पाते हैं, इतना जितना उस नौजवान ने किया है। लेकिन कई तरह के आरोप भी हैं, उन आरोपों को आज मैं उनके सामने रखूंगा और उस पर उनकी सफाई चाहूँगा। नाम है नीलोत्पल मृणाल। नीलोत्पल का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हर बार इस तरह से जब मुझे कहीं भी प्रस्तुत करते हैं तो ये एक ऐसा हौसला है जो हम युवा सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, जिसकी ज़रूरत है हमें। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ तो लेकिन आपको मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ आपको, बहुत बहुत आभारी। इससे पहले कि मैं अपने आरोप आपके ऊपर लगाऊं और आप उसका जवाब दें, नीलोत्पल की जो अपनी पहचान है, वो जो आवाज़ है, वो सवाल हैं, वो चिंताएं हैं, वो लड़ाइयाँ हैं, वो संघर्ष हैं जो गीतों में फूटते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप एक बोनी कर लें, भूमिका रख लें, फिर आगे बढ़ें। मैं अभी राउंड टेबल पर बैठा हूँ और मुझे ये ख्याल आता है कि जब भी हम गांधी जी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के इतिहास से मैं अगर इस राउंड टेबल तक आऊँ तो मुझे लगता है कि जब भी हम किसी गोल मेज पर बैठें तो मुझे लगता है जो सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दा मैं किसानों का मानता हूँ। मैं वहाँ से गीत शुरू करता हूँ, उसकी खुददारी का गीत। अभी तक हमने किसान को हमेशा इस प्रतीक के रूप में दिखाया कि उसमें जिजीविसा तो है लेकिन वो दुखी है, और कई बार हम उसकी आत्महत्या की कहानियाँ सुनाते हैं। विदर्भ के किसान हो, चाहे बुंदेलखंड का किसान हो, चाहे वो बिहार का किसान बाढ़ में डूबा हुआ। मैं उसकी जिजीविसा का गीत एक सुनाता हूँ कि इस सब के बावजूद भी किसान किस तरह से खिला रहा है दुनिया को और उपजा रहा है। कि मुट्ठी भर लेके हम जमीन, मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। अरे मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। मेरे पाँव के तुम निशान ढूंढोगे छूटे खलिहान में। क्या बात। अब किसान आखिरी यात्रा पर एक पंक्ति सुना, दो पंक्तियां सुनाता हूँ। आखिरी यात्रा पर जा रहा है चार कंधों पर। अब जाते जाते देखिए क्या कह रहा है कि जाते जाते यारों एक प्यारा किस्सा दे दो, मेरी मेहनत का मुझको इतना तो हिस्सा दे दो। क्या दे दो? कि किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत, किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत चरने दे देना मेरी याद में। रहता एक पागल मेरे गांव है, लिख देगा कविता मेरी शान में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल नीलोत्पल है आरोपों से पहले कि नीलोत्पल को मैं देखता हूं कि वो शहर दर शहर, मंच दर मंच, कई शामें, कई दिन ऐसे ही गुजरती चली जाती हैं। फिर ये सोचने का मौका कैसे मिलता है, लिखने का मौका कैसे मिलता है, उपन्यासों के लिए वो भूमिकाएं और बाकी पात्र और फिर उनके बीच में एक संयोजन जो होता है वो कैसे चलता है? इसमें महत्वपूर्ण ये है कि लिखने का मौका कब मिल पाता है। बाकी सोचना तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसका ठहरने और चलने से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो मायने नहीं रखती। तो जितनी हम यात्राएं करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, उतने तरह की चीज़ें दिखती हैं और वो फिर ईंधन के तौर पे पकती हैं और तब जाके आप विचार लेके निकाल के लाते हैं। तो दृश्य तो बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। वो दृश्य आपकी यात्रा में ही मिलेंगे, चाहे वो यात्रा एक शहर से दूसरे शहर की हो या एक समाज से दूसरे समाज की हो।
या एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की हो। हर जगह आपको वो दृश्य मिलते हैं, वो चार मिलते हैं। लिखने का समय ज़रूर अनुशासन मांगता है और इसी कारण से मैं उपन्यास लिखने में थोड़ा धीमा हूँ और मुझे उपन्यास लिखने में 3-4 साल का वक्त लग जाता है, क्योंकि लिखने के लिए तो एक अनुशासन चाहिए कि आपको बैठना पड़ता है। लेकिन लिखने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? लिखने के लिए आप वो विषय वस्तु कहाँ से लाएंगे, विचार कहाँ से लाएंगे, वो इन्हीं यात्राओं से मिलता है। तो थोड़ा सा अनुशासन, खूब सारी यात्राएं, हर तरह की वैचारिक की या भौतिक रूप से जो यात्राएं हैं वो सब आपको समृद्ध बनाती हैं। अब आपके ऊपर मैं आरोपों का सिलसिला शुरू करता हूँ। पहला आरोप ये है कि नीलोत्पल मृणाल की रचनाएं हैं वो नौजवानों के मोह भंग, अवसाद और व्यवस्था विरोध के साथ तो चलती हैं, उसको महिमा मंडित भी करती हैं, लेकिन आप आशा के बजाय आक्रोश बेचते हो। पहला आरोप ये। बड़ा कठोर आरोप है और प्रश्न में ही एक ऐसी कठोरता है कि हम आशा की बजाय आक्रोश बेचते हैं। मैं हिंदी का लेखक हूँ और हमारे लिए तो सबसे मुश्किल काम यह है कि हिंदी को तो बाज़ार ही नहीं मिल रहा जहाँ हम कुछ भी बेच पाएँ। हम संतरा बेच लेंगे, हम सेव बेच लेंगे, हम अपने गांव का टमाटर निकालेंगे और कोई बड़ी कंपनी उस पर लेबल लगा के उसको इस देश से बाहर बेच लेगी। लेकिन अगर साहित्य आप किसी प्रकाशक के द्वारा किताब की दुकानों से होकर आप तक पहुँचे, तो मैं देखता हूँ कि खुद हमारी भाषा के भी कई लोग हैं जो इसको बाजारवाद का शिकार होना बता देते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हिंदी की पठनीयता के विस्तार के लिए एक मॉडल बाज़ार का भी होना चाहिए, जहाँ पे किताबें सुलभ हों और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और मुझे लगता है कि वही मैकेनिज़्म जिससे दर्शन की किताबें पहुँच रही हैं, जिससे ज्ञान की किताबें पहुँच रही हैं, जिससे धर्म अध्यात्म की किताबें पहुँच रही हैं, जहाँ पे आचार्य हों या मठ हों, वो भी अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए बाज़ार में जा रहे हैं अपनी पुस्तकें लेके, वैसा मैकेनिज़्म हिंदी के साहित्य को मिलना ही चाहिए। इससे वो मजबूत होगा और हम अधिक से अधिक लोगों की बातें कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न, ये हम आशा की जगह आक्रोश, मुझे लगता है कि आक्रोश से ज़्यादा बेहतर शब्द होगा कि हम उभरे हुए असंतोष को आवाज़ देने की कोशिश। ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने व्यवस्था में, अपने आसपास असंतोष को चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक आप समाधान की ओर जाएंगे कैसे? तो जब हम असंतोष को चिन्हित करते हैं, उसको आवाज़ देते हैं, तब जाके व्यवस्था की नज़र पड़ती है कि ये सारी समस्याएं हैं, और वहीं से जब समाधान का रास्ता खुलता है, तब हम मानते हैं कि हम लोगों की कहानियाँ, हम लोगों की रचनाएं आशा का द्वार खोलती हैं। इसलिए मैं बहुत आशान्वित भी हूँ कि हम जैसे जितना असंतोष दबा हुआ है उसको उभारेंगे, सिस्टम के सामने, तंत्र के सामने रखेंगे और वहीं से आशा की किरण निकल के आएगी। सर 1971 में या 70 के दशक में अमिताभ बच्चन आए और बहुत पॉपुलर हो गए, क्योंकि जो उस समय नौजवानों का आक्रोश था, असंतोष था, उनकी फिल्मों ने उनको चिन्हित किया और फिर उनको नायक के तौर पर खड़ा भी किया। वो पॉपुलर हो गए। एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमेज लेकर के अमिताभ बच्चन ने 70 के दशक में जो काम करना चाहा, साहित्य में नीलोत्पल मृणाल भी वही रास्ता अपना रहे हैं और वही काम करना चाहते हैं। इस बात से आपकी कितनी सहमति है? इस प्रश्न में एक बात और छिपा है कि क्या आज का भारत 1971 के भारत के असंतोष का ही भारत है? और अगर है तो निश्चित रूप से वो असंतोष उभरेगा, निकल के आएगा। आज जब मैं लिखता हूँ तो मुझे दिखता है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र कितने परेशान हैं। आज उनसे कहा जाता है कि केवल सरकारी नौकरी ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके बारे में ये भी सोचा जाए, क्या भारत के समाज में सरकारी नौकरी के अलावा कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी का सामाजिक ओहदा बदल दे? आर्थिक स्थिति नहीं, सामाजिक स्थिति बदल दे। आज भी भारत में कलेक्टर की जाति नहीं पूछी जाती है। आप कलेक्टर साहब को चाय देते वक्त कप के नीचे नेल पॉलिश से टिक नहीं लगाएंगे। जिस देश में इसी आधार पे सामाजिकता भी तय होनी है, वहाँ सरकारी नौकरी का आकर्षण तो बनेगा ही बनेगा। और उस सरकारी नौकरी की रेस में जितने युवा हैं, लगे हुए हैं, हम उनको उम्र के एक पड़ाव पर जब उसकी आलोचना करने लगते हैं, इतना उम्र हो गया अभी तक पढ़ रहा है। हम कैसा देश बना रहे हैं जहाँ पढ़ना बेमानी है, जहाँ पढ़ने की उम्र, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं है। और अब आज हम अपने नौजवानों से क्या कह रहे हैं, कितना दिन तक पढ़ोगे विश्वविद्यालय में? बूढ़ा हो गया अभी तक पढ़ते रहोगे। हम एक कैसा समाज बना रहे हैं? मुझे कई बार लगता है कि किसी मोर्चे पर हम 71 से भी पीछे तो नहीं चले जाएंगे, जहाँ पर हम पढ़ने लिखने वाले युवाओं की आलोचना करते नजर आएंगे। तो मैं
परीक्षा प्रणाली की अगर कोई उसमें कुछ लू फॉल है, उसकी कुछ दिक्कतें हैं, रिक्त स्थान अगर नौकरी के हैं उसको भरने की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर कोई समस्या है। दूसरा है कि पूरे युवाओं को लेकर अभी जैन जी जैसे शब्द जो आ गए हैं, जो अब युवाओं पर हमला करने के रूप में इस्तेमाल में आ रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र नेपाल और बांग्लादेश के लोकतंत्र से सदियों कई प्रकाश मील ज़्यादा दूर की बात है। हम इतने मजबूत लोकतंत्र के वासी हैं और हमारे यहाँ एक परिपक्वता है समाज में जो कि युवाओं के भीतर भी है। उसके बावजूद अगर युवा हाशिए पर जाएगा, निशाने पे आएगा, तो मेरे जैसा व्यक्ति ज़रूर उनकी बात लिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था से विरोध नहीं है, व्यवस्था को आईना दिखाने का काम है। व्यवस्था से विरोध वो कहीं एक बार जंगलों में हो रहा था, जिससे हम मुक्ति पाने के कगार में हैं। तो जंगलों में पलाश के पेड़ पर चढ़ के मशाल के रूप में तलवार लहराने वाले आंदोलन से अलग हम उसी पलाश के नीचे खड़े होकर कलम से मशाल जलाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत महीन फर्क है, जिसको कई बार कई विचारक जो हैं घालमेल कर देते हैं। तो हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, बल्कि हम जो भी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनको कह रहे हैं कि सही दिशा में आप कैसे जाएंगे। तो कई बार तंत्र को टॉर्च दिखाना बहुत जरूरी है। अभी अगर मैं नीलोत्पल को समझ रहा हूं तो नीलोत्पल ने कहा कि पलाश के पेड़ पर चढ़ करके तलवार लहरा करके व्यवस्था बदलने की बात करते हैं। कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद जो रहा है वो देश में अब खात्मे के कगार पे है। आमतौर पर हिंदी साहित्य के जितने भी साहित्यकार ज़्यादातर रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को वामपंथी माना है, बल्कि नक्सलवाद से भी उन्होंने अपने आप को जोड़ा है। उसके साथ उनका समर्थन, उनकी सहानुभूति रही है। नीलोत्पल इससे अलग हैं। मैं इससे अलग नहीं हूँ, बल्कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है तो वह ऐसा ही होगा जैसा नीलोत्पल है। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है कि अगर आप इसके सिस्टम के सामने कोई गोल रखते हैं, कोई आपने गोल रख दिया कि ये लक्ष्य है, आज कल परसों तरसों ये व्यवस्था उसको मान लेगी, फिर आप करेंगे क्या? तो भारत के नक्सलवाद से पूछना होगा कि तुम्हारा गोल क्या है। मुझे नक्सलवाद पर शोध करने वाले व्यक्ति ये बता दें कि 4 लक्ष्य हैं नक्सलवाद के, 8 लक्ष्य हैं, 15 लक्ष्य हैं, 72 लक्ष्य हैं, 99 लक्ष्य हैं, जिसको पूरा करने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लक्ष्य नहीं है सर। तो एक लक्ष्य विहीन अभियान जो चल रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये व्यवस्था बदलनी है। कौन सी व्यवस्था बदलनी है? दुनिया की सबसे मजबूत व्यवस्था और सबसे सार्थक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। तो हम कोई भी समाधान जब निकालेंगे तो इसी रास्ते निकालेंगे। इसी मोर्चे पर मैं नक्सलवाद को फेल मानता हूँ। आपने गोल दिया नहीं, आपने लक्ष्य दिया नहीं। आप लक्ष्य जैसे दोगे लोकतंत्र को, लोकतंत्र आज न कल अपने असंतोष के ही ऊर्जा से उसको सफल करवा लेगा, वो बातें मनवा लेगा। लेकिन आप इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। अब रही बात बुद्धिजीवियों की, विचारकों की, रोमांच से आप साहित्य अगर लिखना चाहते हैं तो केवल यही है, ये है बेचना। अगर आपको लगता है कि आप आक्रोश या असंतोष में रोमांच डाल देंगे, उसको रोमांचित करने वाला एक कैनवास बना देंगे, तो वो बड़ा रंगीला दिखेगा, बहुत भड़काऊ दिखेगा, तो आकर्षण करेगा। ये एक अलग मुद्दा है। मैं बार बार ये बात कहूँगा, मैं कई आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ। पुलिस की लाठियाँ खाई हैं, प्रधानमंत्री आवास के सामने खाई हैं। हमने सिविल सर्विसेज का आंदोलन करते हुए यूपीएससी के खिलाफ आंदोलन किया, एब्सोल्यूट संस्था जिसको माना जाता है, और वहाँ परिवर्तन कराए। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये देखा है कि लड़ाई लड़के जीती जा सकती है लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, मैं अपने साहित्य में रोमांच नहीं लाऊंगा। मैं अपने साहित्य को खुरदरापन तो दूंगा, लेकिन मैं उसको बेचने के लिए उसमें बारूद नहीं डालूंगा। ये तो मेरा स्पष्ट मेरी धारा है। जैसे वामपंथ और नक्सलवाद, इन दोनों से अपने आप को आप फासले पर रख रहे हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, क्योंकि नीलोत्पल ने कहा कि लोकतंत्र में जिसकी आस्था है उसकी कहीं से भी इसके साथ आस्था या इसके साथ कोई लगाव जुड़ाव नहीं हो सकता है, जिसको हम नक्सलवाद कहते हैं। अगर वामपंथ बोलता है कि मैं नक्सलवाद के साथ हूँ, तो मेरी वामपंथ के प्रति भी सहानुभूति है। मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कहेंगे। अगर वो ऐसा कहते या ऐसा करते प्रतीत होते हैं, तो मेरी सहानुभूति है इस बात के लिए कि हमने भारत जैसे समाज में, जहाँ का चाइनीज चाउमीन भी तेजपत्ता डाल के बनता है, धनिया पत्ता डाल के यहाँ का चाउमीन बनता है, उस देश में विचारधारा को भी समझना होगा कि इस देश काल में, इस समाज में, इस सांस्कृतिक परिधि में कोई भी विचारधारा कैसे रिएक्ट करती है। साम्यवाद आए, समाजवाद आए, चाहे वामपंथ आए या दक्षिण पंथ आए, भारतीय समाज के अनुसार उसका बनावट होगा। अगर आपको इस देश में
आरएसएस के राम का विरोध करना है कि आप कह रहे हैं कि वो जो 6F वाला तीर धनुष लगा के, तो उसके सामने आप राम का विरोध करेंगे तो इस देश में आप कैसे रहेंगे? आप अपनी संस्कृति का विरोध करेंगे। आपको उनके सामने गांधी जी का राम रखना होगा, जो दरबार पे बैठे हैं, माता सीता बैठी हुई हैं, हनुमान जी पैर के पास बैठे हैं और लक्ष्मण बगल में बैठे हैं, चेहरा से करुणा झलक रहा है, राजा राम। तो आप जब कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि नहीं राम भुजबल के प्रतीक हैं, तो आप कहिए नहीं राम करुणा के प्रतीक हैं। लेकिन आप अगर ये कहेंगे राम है ही नहीं, इसका मतलब है आप भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो आप फिर एक सातिर की तरह कोई राजनीति की दुकान चला रहे हैं। तो मैं इस गफलत में, कम से कम मैं एक लेखक के तौर पे इस गफलत में नहीं हूँ। मुझे पता है कि भारतीय संस्कृति के रास्ते में मतभेदों के लिए भी स्थान है। आप उसी संस्कृति के तंतु से मतभेदों का भी अगर निवारण करिए या अपने मतभेद रखिए तो अच्छा है, उसका तो हमेशा से स्वागत हुआ है। वेदों के कर्मकांड को उपनिषदों ने काटा, लिखने वाले एक ही समाज के लोग थे। कहाँ वो वेद के खंडन करने वाले उपनिषद वालों को हमने कह दिया कि ये बाहर के लोग हैं और ये नक्सल हैं? ये तो नहीं कहा हमने। भाई कर्मकांड को उपनिषदों में कहा गया कि वेद एक फूटी नैया के समान है जिससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कहा? उन्हीं पंडित और आचार्य ने कहा जिनके पूर्वजों ने वेद लिखा, और उन बाद में उन्होंने उपनिषद में उसका खंडन किया। भारतीय संस्कृति और उसकी दार्शनिकता इतना स्पेस देती है आपको अपनी बात कहने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। कहाँ से हम गैर लोकतांत्रिक रास्ता अपनाएंगे और क्यों अपनाएंगे? तो अगर भारत का जो वामपंथ होगा वो चीन और वो